बैकग्राउंड भी पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसके बारे में ज्यादा कुछ खास पता नहीं लगा पाया था। उसे केवल इतना ही पता चल पाया था कि आस्था गांव से आई हुई एक मामूली सी लड़की है। तो कहीं ना कहीं अरमान को यही लग रहा था कि जरूर उसकी यादें जाने से पहले आस्था ने धन दौलत के लालच में दादाजी को फ्रेम किया होगा, जिस वजह से दादाजी ने उसकी शादी अरमान से करवा दी होगी। तो जरूर उसने उसके साथ छेड़छाड़ करके या फिर उसे बेहोश करके या कोई भी चालबाजी करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया होगा, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रॉपर्टी की लालच में उसने इस बच्चे को जन्म दिया होगा। कहीं ना कहीं अरमान अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जितना हो सकता था उतना ही अपने मन में आस्था को लालची और धोखेबाज ठहरा रहा था। उसे लग रहा था आस्था को पैसों और स्टेटस का लालच है। वहीं अंश, जो अरमान को टुकुर टुकुर देख रहा था, उसकी शक्ल देखकर यह साफ समझ आ रहा था कि उसे अपने पिता की कोई भी बातें समझ नहीं आ रही थी। फिलहाल अंश को अब आस्था की गैर मौजूदगी खलने लगी थी। उसने यहाँ वहां देखकर नजरें घुमाई। जब उसे आस्था कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने सोचा, पता नहीं मेरी मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं। मुझे उनकी याद आ रही है, लेकिन मेरे डेविल डैडी तो मुझे रोने भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज अंश के मन में भी आस्था के पास जाने की जिद जाग गई थी। उसके पास भी आइडिया था। अंश ने तुरंत ही अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और उसने तुरंत रोना शुरू कर दिया था। अब अंश को ऐसे बिलख बिलख कर रोते हुए देखकर अरमान इरिटेटिंग आवाज में बोला, ये क्या कर रहा है तू? तू अरमान सिंघानिया का बेटा है, तुझे इस तरह से रोने का कोई हक नहीं है। तुझे अभी इसी वक्त शांत होना होगा, तुम्हें मैच्योर बिहेव करना होगा। तुम दूसरे छोटे बच्चों की तरह बिहेवियर नहीं कर सकते हो, समझे तुम? अब अरमान की इस तरह की बातें सुनकर अंश पूरी तरह से चौंक गया था। वह अपनी प्यारी प्यारी गोल मटोल सी आंखों से अरमान को ऐसे देख रहा था जैसे वह कहना चाहता हो, डेविल डैडी, मैं बच्चा हूँ, छोटा बच्चा। छोटे बच्चों को माँ की जरूरत होती है, बिना माँ के मैं सोता नहीं हूँ। और ऊपर से आप मेरी माँ को मेरे पास लाने के बजाय मुझे ही ऐसी उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं। वहीं अरमान, जो कि अब ज्यादा देर तक यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंश का रोना उसके कानों को चुभने लगा था। अचानक उसका गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि जितना अरमान उसको चुप होने के लिए कहता, अंश उतना ही ज्यादा रोने लगता। अब यह देखकर अरमान ने अपने बालों को पकड़ लिया। फिर वो झल्लाकर सोचने लगा, लगता है ये पूरी तरह से अपनी माँ पर गया है। इसकी माँ जैसी इरिटेटिंग है, वैसा ही इरिटेटिंग उसने अपने बेटे को बना दिया है। अरमान लगा कि शायद उसके बेटे को भूख लगी है या फिर कुछ और, जिसके बारे में उसकी माँ ही समझ सकती है। इसलिए देर न करते हुए अरमान ने आस्था के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वही आस्था के दिल में अजीब सी तड़प महसूस हो रही थी। वो तो खुद चाहती थी कि अरमान और अंश साथ में टाइम स्पेंड करें, लेकिन जिस तरह से अरमान ने उसके साथ बदतमीजी से बातें की थी, उसे कसूरवार ठहराया था, ये सारी बातें उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी। जितना भी दर्द उसके दिल में था वो आंसू बन के उसकी आंखों से बह रहे थे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर आस्था अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। खुद को संभालते हुए उसने धीरे धीरे गहरी सांसें ली और अपने आंसुओं को पोंछा। जल्दी अपने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे का दरवाजा खोलने के बाद उसने देखा कि उसके सामने अरमान खड़ा हुआ है। अरमान को अपने सामने देखकर आस्था कुछ पल के लिए पूरी तरह से शॉक हो गई थी, लेकिन जैसे उसकी नजर तुरंत अरमान के गोद में लिए हुए अपने बेटे पर गई, जो उसे अपनी आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई हो। वहीं अंश आस्था को अपने सामने देखकर अगले ही पल तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसकी ओर हाथ बढ़ाकर झुकने लगा। आस्था आगे बढ़कर उसे लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरमान ने उसे पीछे की ओर खींच लिया और आस्था को वार्निंग देते हुए बोला, अभी के लिए मैं तुम्हें अपने बेटे को सौंप रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त वह तुम्हारे लिए रो रहा है। लेकिन यह याद रखना, तुम्हें सिर्फ इसे चुप कराना और इसे अच्छे से खिला पिलाकर उसके बाद तुम्हें मुझे इसे वापस कर देना है, क्योंकि यह मेरा बेटा है, इसीलिए यह मेरे साथ ही रहेगा। अरमान की इस बात पर आस्था की नम आंखें और भी उदास हो गई, जैसे उसका दिल टूट चुका हो। आस्था ने अरमान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अंश को गोद में लिया और सीधा उसे फीड कराने लगी। अंश को थोड़ा बहुत खाना वगैरह खिला पिलाकर उसका पेट भरने के बाद उसने फिर से अरमान के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरमान पूरी तरह उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने सोचा, यह लड़की जो हर एक मिनट में मेरे साथ चटर पटर करती रहती है, उल्टी सीधी बातें सुनाती रहती है, यह आज अचानक इतनी शांत कैसे हो गई? और यह मेरी किसी भी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरमान आस्था का जवाब देना मिस कर रहा था, लेकिन आस्था कुछ नहीं कह रही थी, तो यह बात उसे थोड़ा अखर गई थी। फिलहाल देर न करते हुए अरमान ने तुरंत वॉइस कंट्रोल का उपयोग करते हुए दरवाजा खोल दिया था और आस्था अंश को लेकर अंदर चली आई। वहीं दूसरी ओर हॉल में सभी मुंह लटकाए बैठे हुए थे। ये बात आहान को काफी परेशान कर रही थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपने शब्दों में सभी घर वालों से कुछ कहना शुरू कर दिया। आहान की इस बात पर ध्रुव ने हंसते हुए आहान के कंधे पर मुक्का मारा और बोला, अरे वाह, तू तो पक्का खिलाड़ी निकला, काफी तेज दिमाग है तेरा। इस पर आहान ने इतराते हुए कहा, अरे डॉक्टर, तू ही मुझे हल्के में लेता है। पता है ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये बोलकर उसने आकाश और सुमित की ओर नटखट अंदाज में देखा और कहा, भाइयों, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से प्लान पर काम करो और कल के कल ही वो काम हो जाना चाहिए जो मैंने तुम लोगों को कहा है। उसके बाद देखना कितना मजा आएगा। ये बोलकर उसने रौनक को देखा और कहा, चल चलो, तुम्हें आराम की करने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद सभी कपल्स अपने अपने कमरों में चले गए थे और इस वक्त हर कपल अपने अपने पार्टनर को बाहों में लिए हुए लेटे थे। कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बीच अगर कुछ अच्छा हुआ था तो वह ये कि अरमान को उनकी शादी का सच पता चल गया था और अरमान के दिमाग पर इस सच्चाई का कोई बुरा असर भी नहीं हुआ था। इसलिए सभी को एक संतुष्टि थी कि अब उन्हें अपनी अपनी बीवियों से अलग नहीं रहना पड़ेगा
और न ही छुप छुप कर उनसे मिलने की जरूरत पड़ेगी। तो सभी ने मिलकर इस बात का पूरा फायदा उठाया और बंद कमरों में अपनी अपनी बीवी पर ढेर सारा प्यार लुटाया। वहीं दूसरी ओर वंशिका ध्रुव के साथ काफी देर तक इंटीमेट होने के बाद थोड़ा रिलैक्स होकर बोली, मुझे प्रोफेसर साहब का मैसेज आया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एंटीडोट पर 80% काम कर लिया है, लेकिन 20% का क्या होगा? अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो वायरस राजवीर जिंदल के हाथों से बनाया गया है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये सारी बातें ध्रुव के दिमाग में खटक रही थी। अगले ही पल उसने हैरान होकर चिंतित आवाज में वंशिका से पूछा, अगर यह एंटीडोट अरमान भाई के ऊपर किसी एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिया गया, तो कहीं इसका कोई गलत प्रभाव यानी साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो काफी परेशानियां आ सकती हैं, यहाँ तक कि अरमान भाई की जान भी जा सकती है। ये बोलते हुए फिक्र और बेचैनी ध्रुव के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी वंशिका उसे आश्वासन देते हुए बोली, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्रोफेसर साहब, जो एंटीडोट बनाने रहे हैं उसे हम दोनों ने मिलकर बनाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भले ही हम अरमान भाई की यादें पूरी तरह से वापस ना ला पाए, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो एंटीडोट अरमान भाई को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं मुझे इस एंटीडोट पर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए वंशिका के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। फिलहाल अब वंशिका कुछ और डिटेल्स ध्रुव के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने तुरंत ही वंशिका के हाथों से लैपटॉप साइड में रख दिया और वंशिका के कानों के पास जाकर मदहोशी से फुसफुसाया, अब हमें इस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। तुम जानती हो, जब से अरमान भाई को हमारी शादी का सच पता चला है, तब से मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये बोलकर ध्रुव जल्दी ही वंशिका के ऊपर झुक गया। वहीं दूसरी ओर संजना सिंह इस वक्त काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। आज जो कुछ भी सिंघानिया मेंशन में हुआ था, वह सारी बातें वह चहकते हुए किसी को फोन पर बता रही थी। इस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तभी संजना के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। वह एकदम डार्क फेस के साथ बोली, बस अब और नहीं, अब मुझे अरमान सिंघानिया हर हाल में चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अरमान सिंघानिया को पाते हुए आस्था अपनी आंखों से देखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस वक्त आस्था मुझे अरमान के साथ देखेगी, उस वक्त मुझे उसके साथ फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह जीते जी मर जाएगी। ये बोलते हुए संजना की आंखों में एक जुनून, एक अलग ही कशिश थी। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनकर संजना के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा और वीर एक बार फिर सड़कों पर आ गए थे। इस बार वीर का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वह बार बार अपनी माँ को गुस्से से इरिटेट होते हुए कुछ ना कुछ कहे जा रहा था। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। इतनी बड़ी प्लानिंग करने से पहले आपने जरूरी नहीं समझा कि पहले ये जान ले कि वो जमीन जायदाद असल में किसके नाम पर है। समझ में नहीं आता, इतना छोटा बच्चा इतनी सारी जमीन जायदाद का वारिस कैसे हो सकता है? अगर मुझे पहले पता होता तो जिस वक्त मैंने उसे किडनैपर से बचाया था, उसी वक्त मैं उसकी जान अपने हाथों से ले लेता। ये कहते हुए वीर ने गुस्से में अपने दांत खींच लिए। लेकिन वसुंधरा तो अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने नानी माँ का उसे फटकारना, बुरा भला कहना, ये सब कुछ जा ही नहीं रहा था। उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पता नहीं क्यों वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह सब लोग उसे गलत समझें। हाँ, ये सच था, लालच में अंधी होकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन वह थक गई थी। वहां नौकरानी बनकर उसने सोचा था कि अब वह सिंघानिया मैंशन में नौकर की तरह नहीं, बल्कि मालिकों की तरह रहेगी। कहीं ना कहीं वो वहां नौकर बनकर नहीं, घर की सदस्य बनकर रहना चाहती थी। लेकिन इस मालिक बनने के चक्कर में वह नौकर भी नहीं रही। सच तो ये था, वसुंधरा के अंदर एक अजीब सी फीलिंग जन्म ले चुकी थी। अभिमान के थोड़ा पास जाने पर, उसके करीब आने पर, इतने दिन उसके साथ रहने पर उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। एक बार फिर से उसके मन में अभिमान जी के लिए जज्बात जगने लगे थे, लेकिन वह चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि वह खुद की फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। साथ ही साथ उसे सिंघानिया मेंशन में अंश के छोटे छोटे काम करने का और उसे लाड़ जताने का मौका मिल रहा था। लेकिन अब एक पल में ही उससे सब कुछ छिना जा चुका था और वह पूरी तरह से वह सारी चीजें मिस करने लगी थी। वसुंधरा जितना हो सकता था उतना खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल तो उन माँ बेटे के पास सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं थी और इस वक्त वे दोनों ही पूरी तरह से परेशान थे। वीर का गुस्सा के मारे बुरा हाल था। ठीक उसी वक्त एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी थी और कार से एक ऐसी महिला निकली जिसे देखकर वीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। जल्दी ही वह दोनों माँ बेटे उस लड़की के साथ उस कार में सवार होकर वहां से रवाना हो गए थे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही आस्था अरमान के कमरे में पहुंची, अरमान ने देखा कि अंश आस्था की गोद में सोया हुआ था। आस्था ने बहुत सावधानी से अंश को बेड पर लिटा दिया था। फिर आस्था थोड़ी देर तक उसे प्यार से निहारते हुए मुस्कुराई। फिर साइड टेबल पर उसके पास एक फीडर बोतल रखी और अरमान की ओर देखते हुए धीमी मगर शांत आवाज में बोली, देखिए, रात में ये एक बार फिर उठेगा, तब आप इसे यह दूध पिला दीजिएगा, ठीक है? इतना कहकर आस्था बिना कुछ और बोले वहां से चुपचाप बाहर निकल गई। आस्था को इस तरह जाते हुए देखकर अरमान को कुछ अजीब सा लगा। उसे तो लगा था कि आस्था कोई नया नाटक करेगी या अंश के साथ रहने के लिए कोई बहाना बनाएगी ताकि वह अरमान के करीब रह सके। लेकिन यह क्या, वह तो अंश को छोड़कर सीधे बाहर चली गई। अरमान का दिल हैरानी और आश्चर्य से भर गया। आगे क्या होगा